आज के क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे आज वादा किया था कि आज के बाद जितने भी हिंदी के जो क्लास हैं और प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जीके जीएस के क्लास हैं उसको हमने अपनी जिम्मेदारी में उसको पढ़ाएंगे। बाकी जो पॉइंट है जितने जैसे भूगोल है, इतिहास है, संविधान है, इन सब चीज़ को जो है दूसरे सर टीचर पढ़ाएंगे, अलग अलग टीचर। तो चूँकि हम अपना क्लास आज से चालू कर रहे हैं और आज से कंटिन्यू जो है आपको हम एक एक लेसन, दो दो लेसन आपको हम देने का प्रयास करेंगे। और दूसरी चीज़ जो है कि जितना हम यहाँ पे पढ़ाएंगे उतना आपके क्लास में आपको हम नोट्स दे देंगे और वह नोट्स आपको तैयार करना है और उससे रिलेटिव जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका हम एक टेस्ट लेंगे। अगर यह प्रक्रिया अगर हम लोग अपनाएं तो शायद हमारे ऊपर आप विश्वास की डोर जो है डाले हैं, तो विश्वास के डोर को हम हमेशा कायम रखते हैं और सभी बच्चे जो है इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि हम आपके साथ हर पग पे खड़े रहेंगे, आपके रिटर्न निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अब रही बात हिंदी की, तो चूंकि मैथ रीजनिंग आपके बैच में चल रहा है, कुछ बैच में जीके जीएस भी चल रहा है, पेपर भी हो रहे हैं, सब कुछ बातें हैं, नोट्स भी मिला है, लेकिन अभी चलिए बीच में नोट्स नहीं मिला, लेकिन अब जो है नोट्स आपको मिलेगा। तो बिना कोई देर किए हुए आज हम इसका शुरुआत कर देते हैं और हिंदी को बहुत बेहतरीन और बहुत जोश के साथ इसको पढ़ा जाए और इतना सही ढंग से पढ़ा जाए कि कभी भी फिर दोबारा हिंदी पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। ऐसे सिचुएशन में हम आपको जो है एक बहुत खूबसूरत जो है ढंग से इसको समझा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है हिंदी का पाठ्यक्रम। सबसे बड़ी चीज़ कि कोई चीज़ पढ़ने से पहले, जैसा कि आप हमसे मैथ भी पढ़ते हैं, रीजनिंग भी पढ़ते हैं, तो पहले हम लेसन के बारे में या उस टॉपिक के बारे में हम पहले 5 मिनट 10 मिनट चर्चा कर लेते हैं। लेसन बाय लेसन की हम चर्चा कर लेते हैं, क्यों पढ़ाया जाता है, आखिर क्या बात है कि इसको आपको सिलेबस में डाला जाता है, इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा ये लिखा गया हिंदी का पाठ्यक्रम और हिंदी का जो पाठ्यक्रम है इसको हम लोग समझें आखिर हिंदी है क्या। अगर हम कहें कि हिंदी क्या है, तो अगर हम हिंदी कहें कि हिंदी क्या है, तो हिंदी है एक भाषा। अगर हम कहें कि हिंदी क्या है, तो हिंदी का एक जो है सही एक आपकी तरफ से एक उत्तर आएगा कि हिंदी है क्या, हिंदी एक भाषा है। तो फिर एक यक्ष प्रश्न आपके माइंड में आएगा कि भाषा कहते किसे हैं, भाषा किसे कहते हैं। तो एक बात बताइए कि भाषा आपके कथानुसार या आपके अनुसार या आपके विचार के अनुसार भाषा का परिभाषा क्या होना चाहिए, आखिर भाषा कहते किसे। तो भाषा अगर हम कहें एक लाइन में परिभाषा, एक छोटी सी परिभाषा, वैसे तो हम आपको भाषा बोली पढ़ाएंगे तो उसको बेहतरीन ढंग से डिफाइन करेंगे, लेकिन भाषा को अगर हम एक लाइन में परिभाषा कर दें तो एक छोटी सी परिभाषा ये हो सकती है कि आपके अंतर्भावों का, जो आपके अंदर जो भाव होते हैं उसको बयां करने का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहते हैं। यानी आपके अंदर के जो उद्गार हैं, उद्वेग हैं, संवेग हैं, आवेग हैं, उद्घोष हैं, वो क्या है, उसको कैसे दूसरा इंसान जानेगा। और दूसरा इंसान जानने के लिए हमको विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हमको कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, और जो माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं। आप शायद बेहतरीन ढंग से समझ रहे हैं कि हमारे अंदर, जैसे मान लीजिए अगर भाषा नहीं होती, अगर ये हिंदी भाषा नहीं होती, तो हम जो है यहाँ पे कैमरे के सामने ओठ हिलाते और आप शायद उस भाषा से अगर परिचित नहीं होते तो आप हमारी बात को समझ नहीं पाते। तो हम लोग के बीच में एक भाषा है और यह भाषा हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो इस भाषा का हम दोनों की जानकारी की वजह से आप हमारी बात को समझ रहे हैं, हमारे संवेग, आवेग, हमारे उद्घोष
को समझ रहे हैं, इसलिए जो है बीच में जो भाषा है वो भाषा जो है विचारों का आदान प्रदान है। तो भाषा के लिए हमने बस इतना ही लिखेंगे, लेकिन जब हम आपको लिखवाएंगे तो इसका एक बेहतरीन परिभाषा जो है भाषा बोली में लिखवाएंगे। तो एक भाषा होती है, तो क्या भाषा अगर कुछ होता है भाषा, तो भाषा के लिए क्या हम भी भाषा बना सकते हैं? एक माइंड में आएगा कि ऐसा कोई हम भाषा बनाएं, ऐसा कोई भाषा हम बनाएं जो सभी लोग पढ़ें। क्यों पढ़ेंगे उस भाषा को? क्यों पढ़ेंगे लोग? जब उस भाषा का कोई नियम होगा, कोई व्याकरण होगा, तभी तो हम भाषा को पढ़ेंगे। तो एक बात बताइए, अगर भाषा कोई भी होगा तो उसका एक नियम होगा, और यह जो नियम होगा वह नियम सभी को पालन करना होगा, सभी लोग उस नियम का पालन करें। आखिर कैसा नियम कि अगर दुनिया में हिंदी भाषा में अगर क ऐसा लिखा जाता तो सभी लोग क ऐसा लिखें। अगर हम कहें कि 52 वर्ण होते हैं हिंदी में तो सभी लोग कहें 52 वर्ण, कोई 53 न कहे। अगर मैं स्कूल जाता हूं, अगर ये सत्य है व्याकरण के दृष्टि से तो सभी लोग कहें कि सही है, तब तो भाषा मानी जाएगी। क्यों हम आपकी भाषा को पढ़ें? तो सबसे बड़ी चीज है कि ये चीजें बात बढ़ती जाएगी, हम ज़्यादा इस पे बात कर देंगे, चूँकि देखिए ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो है नहीं कि हम बहुत ज़्यादा इस पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारी एक आदत है, या जो भी कहिए, कोई भी लेसन हम पढ़ाने से पहले उसका पूरा एकदम पृष्ठभूमि आपको पता होना चाहिए। तो भाषा की एक छोटी इकाई होती है जिसको कहते हैं उपभाषा, और उपभाषा की एक छोटी इकाई होती है जिसको कहते हैं बोली। ठीक है, भाषा की जो है एक छोटी इकाई होती है जिसको कहते हैं उपभाषा, और उपभाषा की एक छोटी इकाई होती है जिसको कहते हैं बोली। ठीक है, तो जब बोली अब बोली क्या है, भाषा क्या है? यह जो है यह एक विश्व स्तर पे या देश स्तर पे बोली जाती है। यह जो है प्रांत या जिलों में या कुछ राज्यों में बोली जाती है, लेकिन जब बोली विकसित होकर के कोई भाषा बनाती है तो उसे कहते हैं उपभाषा। जैसे मान लो भोजपुरी क्या है? भोजपुरी क्या है? एक बोली है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ चुनिंदा राज्यों में बोली जाती है। अवधी भी क्या है? अवधी भी क्या है? एक बोली है। तुलसीदास ने तुलसीदास ने जो है आपका रामचरितमानस की जो रचना की, उसकी जो भाषा है वो क्या है? अवधी। और अवधी जो है, जो कोई भी बोली अगर बृहत्तम रूप बना ले उसे कहते हैं उपभाषा, और उपभाषा का जो बृहत्तम रूप होता है उसे हम कहते हैं क्या? भाषा। तो हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी माँ है, और हिंदी माँ के अंदर उपभाषा है, और उसी के अंदर क्या है? बोली है। तो जब हम भाषा बोली पढ़ाएंगे तो इसकी चर्चा बहुत बेहतरीन ढंग से कर देंगे। फिलहाल देखते हैं। तो अब सबसे बड़ी चीज़ है कि भाषा अगर होगी तो भाषा की एक सूक्ष्मतम इकाई क्या होगी? तो सूक्ष्मतम जो इकाई होगी उसको कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्ण के अंदर दो बातें होती हैं, एक होता है स्वर और एक होता है क्या? व्यंजक। वर्ण के अंदर दो बातें होती हैं, एक होता है स्वर और एक होता है क्या? व्यंजक। और जब कई वर्ण एक साथ मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? शब्द का। और जब कई शब्द एक साथ मिलते हैं तो किनका निर्माण होता है? वाक्य का। और कई वाक्य जब एक साथ मिलते हैं तो किनका निर्माण होता है? या तो गद्य का या तो क्या? पद्य का, है ना। कई वर्ण एक साथ मिलते हैं तो शब्द की उत्पत्ति होती है, कई शब्द एक साथ मिलते हैं तो वाक्य की उत्पत्ति होती है, और कई वाक्य एक साथ मिलते हैं तो गद्य या पद्य की उत्पत्ति होती है। तो सबसे बड़ी चीज कि हम लोग को पढ़ना कहाँ पड़ेगा? पहले वर्ण पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा जो देखिए, अगर हम ऐसे भाषा बोलें तो अगर हम इसको ऐसे करें
तो एक होगा, अगर हिंदी को देखिए ऐसे हम सिलेबस बना रहे हैं, आपका सिलेबस ही बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी को हम 3 खंड में पढ़ना हमको है, 3 खंड में पढ़ना है। एक होगा भाषा खंड, एक होगा भाषा खंड, एक होगा व्याकरण खंड, व्याकरण खंड, और एक होगा जो है साहित्य खंड। देखो कैसे खूबसूरत, देखो कोई भी ज्ञान को अगर रोचकता के साथ पूरा एकदम जीरो से पढ़ोगे तो मजा आएगा। जैसे मान लो जी कि वाक्य का शुद्ध अशुद्ध पढ़ते हो तो एक चीज जानते हो कि अनेक जो है अपने आप में एक वचन भी है, बहुवचन भी है। अनेक का अगर अनेकों आ गया तो वो गलत होगा, है ना। अगर अनेक का अनेकों आ गया तो वो क्या होगा, गलत होगा। लेकिन क्या इसी से वाक्य का शुद्ध अशुद्ध आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यूपी पुलिस में बहुत सारे बच्चे जो है शुद्ध और अशुद्ध को जो है क्वेश्चन को गलत कर दिए थे। क्यों? चूंकि उनको समग्र हिंदी, बहुत सारे बच्चों की इतनी गंदी आदत है कि कुछ बच्चे ये समझते हैं कि विलोम तत्सम तद्भव कुछ चुनिंदा लेसन अगर हम पढ़ लेते हैं तो हिंदी की जो है समग्र जानकारी हो गई और हम 25 में 25 करके चले आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं बाबू। हाँ, 25 में 25 तभी करोगे जब एक एक लेसन का बेहतरीन ढंग से अवलोकन करोगे, उसका मंथन करोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे, उसके नियमावली को जानोगे, तभी वो जो है 25 में 25 और 25 में 25 आपका आएगा। ये हम गारंटी देते हैं, हम लाएंगे 25 में 25। तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी में हम कहते हैं कि आप पढ़ करके जाइए, हमसे पढ़ लीजिए, आपको हम एक एक क्वेश्चन की गारंटी देंगे। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा बोलना हो जाएगा, चूँकि ये सब माफ़ी चाहेंगे इसके लिए कि अगर हम इस बिंदु पर अगर ज़्यादा बोल दें, लेकिन हम अपने पर विश्वास करते हैं। ठीक है। तो देखो, हिंदी भाषा खंड, व्याकरण खंड और क्या, साहित्य खंड। तो अब समझो कि भाषा खंड में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो जो भाषा खंड में हम लोग को पढ़ना है वह भाषा खंड में क्या पढ़ना है कि भाषा किसे कहते हैं, यानी भाषा और बोली पढ़ना होगा। भाषा और बोली किस किस क्षेत्रों में पढ़ी जाती है उनके क्षेत्र के बारे में पढ़ना होगा। फिर उसके बाद आपको ये चीज़ें आपको क्षेत्र के साथ साथ उनका उद्भव और विकास पढ़ना होगा कि आखिर भाषा खंड के अंदर ये सभी टॉपिक पढ़ना होगा। हम बेहतरीन ढंग से करेंगे, एक मोटा समझा रहे हैं। व्याकरण खंड में क्या पढ़ना होगा। व्याकरण खंड में हमको ये पढ़ना होगा कि जैसे मान लो जो हम ऐसे कहते, व्याकरण कहते किसे हैं। अच्छा देखो, एक बात बताओ मेरे बाबू, एक सिंपल से बात बताओ कि यह चीज़ें आप सत्य बोल सुनिएगा या कमेंट करिएगा, सत्य ही कमेंट करिएगा। हकीकत में आपने हिंदी को क्या किया कि कुछ टुकड़े टुकड़े करके लेसन आपने पढ़ा और उस टुकड़े टुकड़े को आप समझे कि हिंदी का एक पार्ट है, लेकिन उसका अपना एक महत्व है। आखिर वो अचानक संधि नहीं बना, अचानक समास नहीं बना, अचानक अलंकार नहीं बना, है ना। तत्सम तद्भव क्या है, देशज विदेशज क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय वाच्य लिंग वचन कारक, ये सब क्या हैं, इनका क्या योगदान है, आखिर ये कितने मजा देते हैं। मैथ के एक तरह से सूत्र हैं, अगर ये सब न रहें तो एक इंसान शुद्ध हिंदी का जो है उम्मीद नहीं कर सकता। और एग्जामिनर यही चाहता है कि अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हर लेसन के बारे में एक समग्र और एक संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। तो देखो इधर व्याकरण खंड में आपको, ये व्याकरण का मतलब होता है कि अगर जैसे मान लो, जैसे हम कहते हैं वह स्कूल जाता है, अगर हम एक वाक्य लिखते हैं वह स्कूल जाता है और वह जाता है स्कूल, तो आखिर इस वाक्य को शुद्ध मानते हो और इस वाक्य को कहते हो कि ये गलत है। आखिर गलत है तो क्यों गलत है, इसके पीछे आपका ठोस तर्क नहीं है। कोई ठोस तर्क आपके पास नहीं है कि आखिर ये क्यों गलत है।
बस कहते हैं कि सर या जो भी आप कहते हैं अपने मन के अंदर जो भी मंथन करते हैं कि ऐसा तो बोला नहीं जाता, ऐसा तो बोला नहीं जाता, ऐसा हमेशा बोला जाता है, इसलिए ये सही है और ये गलत है। लेकिन तुम्हारे पास कोई ऐसा नियम नहीं है कि इसको सत्य कहो और इसको असत्य कहो। तो उसकी जो जानकारी कराता है उसका क्या नाम है? व्याकरण। और व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना होता है? तो जो व्याकरण है, जो नियम बनाता है, हिंदी का भाषा का जो नियम बनाता है, उससे कोई नहीं भटक सकता। अगर कोई इंसान हिंदी बोल रहा है, उसके उपभाषा को बोल रहा है और बोली का तो नहीं, भैया बोली का व्याकरण नहीं होता, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। भोजपुरी हो, भोजपुरी बोली अगर बोलते हो तो भोजपुरी गांव में पैदा हुए हो तो वो गॉड गिफ्टेड भाषा नहीं कह सकते हो, वह एक नकल की भाषा है। भोजपुरी जो बोली है, भोजपुरी का व्याकरण नहीं होगा। क्यों बोलते हो, कैसे बोलते हो, वह एक दूसरे को सुन करके बोलते हो। लेकिन जो अगर हिंदी पढ़ोगे तो उसका एक नियम होगा। तो क्या खड़ी बोली को हिंदी कहेंगे? अगर हम आपसे जानने का प्रयास करें कि आज खड़ी बोली को ही हिंदी कहेंगे? जो हम खड़ी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहे हैं, क्या उसी को हिंदी कहेंगे? अगर ये सत्य है कि क्या खड़ी बोली को ही हिंदी कहा जाएगा, तो आपके हिसाब से कि खड़ी बोली को हिंदी कहा जाएगा और भोजपुरी को हिंदी नहीं कहा जाएगा। आखिर हिंदी है क्या? तो हिंदी के बारे में जितने नियम हैं, यानी आपका संज्ञा, सर्वनाम है ना, विशेषण, क्रिया विशेषण है ना, क्रिया विशेषण, अव्यय, वाच्य, लिंग, वचन, लिंग वचन आपका, फिर इसके बाद कारक, प्रत्यय, उपसर्ग है ना, आपका तत्सम तद्भव, इसी में आप जोड़ सकते हैं देशज और क्या, विदेशज, देशज और क्या, विदेशज है ना, या वाक्य का शुद्ध, इसी में आप पढ़ेंगे लोकितियां, मुहावरे है ना। तो ये सब चीजें, लेकिन अगर हम नियम की बात करें, तो यह नियम है, ये सभी नियम है। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, ये सब नियम हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। और जो साहित्य खंड है, यह वह कहानी बताता है कि हिंदी का उद्भव कैसे हुआ। वह यह कहानी बताता है कि हिंदी के लिए कितने कितने लोगों ने योगदान दिया। वह यह कहानी बताता है कि हिंदी में प्रथम समाचार पत्र कौन प्रकाशित हुआ। वह यह बताता है कि हिंदी किन किन गलियों से होकर गुजर करके आई। तो हिंदी साहित्य का मतलब होता है कि उनके जो है ना, उनके पूरे कालक्रम का विकास और उनके जो है उद्भव उत्पत्ति के बारे में बताता है, एक समग्र जानकारी। इतना मान लो, हिंदी साहित्य का खंड इतना बड़ा है, हिंदी साहित्य का खंड इतना बड़ा है कि पूरा खंड को एक तरफ कर लो, पूरे खंड को एक तरफ कर लो और साहित्य खंड एक पार्ट हो जाएगा। इतना बड़ा है। अचानक किसी की उत्पत्ति नहीं होती। अगर अचानक उत्पत्ति होती है तो उसको अपने को पहचान कराने में कुछ वक्त, कुछ समय, कुछ लम्हे लगते हैं। अचानक आपका रिटर्न नहीं निकलता, एक्सीडेंटल केस नहीं है ये। इसके लिए एक ठोस रणनीति बनानी पड़ती है, इसके लिए समग्र अध्ययन करना पड़ता है, इसके लिए विषय के अंदर रोचकता लानी पड़ती है और विषय को सही ढंग से और क्रमबद्ध ढंग से इसको पढ़ा जाए। इसके लिए आपको जो है एक सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। और यह जो मार्गदर्शन है वह आपको जो है सही या तो बुक दे या सही आपको टीचर दे या कोई भी मार्गदर्शन करे, तो आपको रोचकता आएगी। और उदासीन होकर के अगर कोई विषय को रट्टा मार जो ज्ञान होता है वह सदैव बोरियत का विषय होता है। और या तो फिर उस पर जो है
आपका जो है बेहतर कमांड नहीं हो पाता, वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को एक रोचकता, एक रस डालें तो बेहतर से बेहतरीन होगा, है ना। तो आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो साहित्य खंड बाबू ये है, और इसको ये चीज़ें हैं जिसको हमने समझना, ये हमारे लिए समझाना उचित था। इसके लिए अगर आप किसी लोग को बुरा लगा होगा तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे कि सबसे बड़ी चीज़, अचानक हम वर्णमाला पर नहीं आ सकते थे, हमारी कुछ मजबूरियाँ थी, हम पहले समझाना चाहते थे। तो एक देखो, यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम के साथ आप यहाँ भी पढ़ेंगे, वर्ण विचार भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ते हो? देखो, तो इतना चीज़ आपको पढ़ना है। अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो हम लोग जो पढ़ने का जो तारतम्य होगा वह कुछ इस तरह से होगा कि भाषा खंड हम लोग पहले नहीं पढ़ेंगे, साहित्य खंड हम लोग पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण खंड। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इस खंड को अगर समझ लिया जाए तो हम इसके पूरे कहानी को समझ लेंगे। ये तो भाषा बोली है जो कि ऊपर का परिचय कराना है, और साहित्य खंड है जो हिंदी के उत्पत्ति, हिंदी का बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और कैसे कैसे हिंदी आई, यानी यह भाषा कितने कठिन रास्तों से, कितने लोक लज्जा को ढोते हुए वह आई हमारे भारतीय समाज में, है ना। तो हिंदी एक भाषा है जो हमारी अपनी है, और हम अपने भाषा से परिचित हों, हम अपने भाषा को शुद्ध बोलें, हम अपने भाषा को न भी बोलें, भाई देवे खुदा न खस्ता, अगर आपको न भी बोलें तो कम से कम हमारी भाषा तो शुद्ध हो, जिसमें हम 25 से 25 नंबर ला सकें। इतना तो कर लो भैया, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो कुछ लोगों को लगेगा कि आज पहला इनको क्लास लेना चाहिए, तुरंत वर्ण विचार, ये आपका कंठ है, ये मूर्धा है, ये दंत है, ये ओष्ठ है, ये विवृंत है, ये समृंत है, ये सब तुरंत बोल दें। नहीं बोल सकते हम, क्योंकि हम डायरेक्ट लेसन हम बोल ही नहीं पाते। तो हमने आपको पहले परिचय कराया कि हिंदी एक भाषा है, और हिंदी जो भाषा है वह जो है हमारी अपनी भाषा है। हिंदी जो है हिंदुस्तान की भाषा है, भारत की भाषा है, और यह भाषा कहते किसे हैं? भाषा जो है मन के उद्गार, मन के विचार को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है वही क्या है? भाषा है। और हिंदी के अगर हम पढ़ें तो हिंदी का एक भाषा खंड होगा, एक व्याकरण खंड होगा, और एक जो है क्या, साहित्य खंड होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वेश्चन, अगर आपकी जिज्ञासा होगी क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो देखो बाबू, एक समय था, हमने इसमें कुछ और पॉइंट लिख देते हैं। एक समास हो गया, एक हो गया रस, एक हो गया अलंकार। अब कहेंगे कि छंद किस में आएगा? छंद भी ये भी है, छंद भी इसमें नियम है। चूंकि चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, भाषा तो हिंदी होगी। क्या हम गद्य का? एक बात बताओ, कमेंट करके भेजना, अगर हम गद्य को हिंदी कहेंगे तो पद्य को क्या कहेंगे? क्या पद्य का स्वरूप हिंदी नहीं होता? कमेंट करके भेजिएगा कि क्या पद्य का स्वरूप हिंदी नहीं होता, केवल गद्य का ही स्वरूप हिंदी होता है। थोड़ा सा हम आपका जो, अगर हमसे बेनतिहा, अगर आप हमसे जुड़े हैं, बेनतिहा शब्द प्यार तो कर नहीं कहेंगे, चूँकि कुछ लोग सोचते कि बेनतिहा कहने वाले थे तो प्यार जरूर कहते। अगर बेनतिहा एक विश्वास है तो आप जरूर करके बताइएगा कि गद्य को ही हिंदी कहेंगे, पद्य को हिंदी नहीं कहेंगे, है ना। तो आप इसका जो है हम सबका इंतज़ार करेंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको जो पढ़ाने का हमारा ढंग था, वो चीज़ें भी उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, गलत या सही, इस पर हम नाराज़ नहीं होते मोर बाबू। हम जीवन भर इंसान सीखता है, जीवन भर इंसान सीखता है। गलतियाँ, मनुष्य गलतियों का पिटारा है, अपना अपना स्टाइल होती है पढ़ाने का, पढ़ने का।
तो आपको अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, इसके बारे में ज़रूर जो है अपनी राय भेजिएगा, चाहे जो भी वीडियो आपको देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। तो ये भाषा खंड हुआ, व्याकरण खंड हुआ और आपका साहित्य खंड हुआ। अब देखिए हमारे जो पढ़ाने का ये क्रम होगा, तो पहले हम आपको ऐसे दिखा दें, आज हम आपको ऐसे दिखा दें, इतना चीज़ें हमने आपको बताया। अगर हम आपको ऐसे सिखाएं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि अगर हम ऐसे आपको दिखाएं, तो पहले हम पढ़ाने का जो होगा, पहले हम व्याकरण लेंगे। क्या लेंगे? व्याकरण लेंगे। और सभी लोग कोशिश करिएगा कि एक ब्लू पेन हो और या ब्लैक पेन हो, और जो हेडिंग है वो इसके से दीजिएगा। वैसे हम आपको नोट्स तो हर पार्ट टू पार्ट का दे ही देंगे। अभी जो लेसन कंप्लीट करेंगे वो चीज़ें आपके बैच में पहुंच जाएगा, चाहे वो PDF के माध्यम से, अपने हाथ का लिखा हुआ, या तो आपका फोटोस्टेट के माध्यम से। ठीक है, उसकी चिंता न करिए। तो अगर हम व्याकरण पढ़ाएंगे तो पहले हम अचानक नहीं पढ़ाएंगे व्याकरण। पहले हम इस पे जो है पहला जो टॉपिक, सभी लोग लिख लीजिएगा कैसे कैसे हमको पढ़ाना है। कम से कम आपको करीब 200 जो क्वेश्चन आंसर टाइप का होता है, जो हिंदी के बारे में ऊपर पूछा जाता है, तो हिंदी का 200 क्वेश्चन जो ऊपर पूछा जाता है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ाएंगे। तो हिंदी का एक मान कर चलिए प्रश्नोत्तरी, ऐसे कर सकते हैं, प्रश्नोत्तरी। पहले हम 200-250 क्वेश्चन इसका लिखवाएंगे। ये क्वेश्चन आपको हिंदी साहित्य में भी मिल जाएंगे, भाषा बोली में मिल जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन कॉमन होते हैं जो बहुधा आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ बच्चे पढ़ नहीं पाते, कहीं से कलेक्ट नहीं कर पाते। वो सब व्याकरण के सब नियम पढ़ लेते हैं, हिंदी साहित्य के पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं, तो उनका कलेक्शन पहले हम लोग ये पढ़ाएंगे। फिर दूसरा जो टॉपिक हमारा होगा वह होगा वर्ण विचार। वर्ण विचार जब आपको पढ़ लेंगे तो आपको शब्द विचार, तो शब्द विचार में हम आपको ये पढ़ाएंगे शब्द विचार के कौन कौन पॉइंट होते हैं। तो शब्द विचार में हम आपको ये पढ़ाएंगे तत्सम और तद्भव, है ना, तद्भव। इसके बाद इसी में आपको पढ़ना होगा विलोम। इसके बाद इसी में पढ़ना होगा, है ना, प्रत्यय और क्या, उपसर्ग। आखिर इसी में क्यों पढ़ा रहे हैं, इसको भी समझो, प्रत्यय और क्या, उपसर्ग। और इसके बाद जो है देशज और क्या, विदेशज। देशज और क्या, विदेशज, ये भी आपको पढ़ना होगा। आजकल ये बहुत ही फोकस में है शब्द विचार में, या तो तत्सम तद्भव से, या तो विलोम से, या तो प्रत्यय उपसर्ग से, देशज विदेशज से। कम से कम मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन आजकल इसी पॉइंट पे है, इस टॉपिक को, और हम क्रम से पढ़ा रहे हैं। इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे वाक्य। वाक्य क्या है और वाक्य का प्रकार, है ना, वाक्य का क्या बोलेंगे, प्रकार। फिर वाक्य के बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे संज्ञा। संज्ञा के बाद सर्वनाम। सर्वनाम के बाद फिर आपका क्रिया। क्रिया के बाद फिर विशेषण। क्रम से हमने लिया है, कोई भी मिस मत करिएगा। ये जो सिलेबस है इसी तरह से पढ़ाएंगे, अपनी विषय सूची देख लो, और ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। आखिर इसका रखने का क्या उद्देश्य है, ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। विशेषण के बाद थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद बताएंगे क्रिया विशेषण। क्यों ऐसे हम लिख रहे हैं, आखिर एक चीज़ समझने का प्रयास, क्योंकि वर्ण विचार के बाद हम संज्ञा क्यों नहीं पढ़ाए, तो अभी हम बता रहे हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के बाद वाच्य, वाच्य के बाद अव्यय, अव्यय के बाद लिंग, लिंग के बाद वचन, और वचन के बाद तब फिर क्या, कारक, है ना। तो ये चीज़ें हम आपको, ये आपका पहला जो हमारा पार्ट होगा, ये इस तरह से आपका विषय सूची होगी। दूसरे पार्ट में जो हम आपको जो पढ़ाएंगे पार्ट 2 करके, इसमें जो हम आपको जो पढ़ाएंगे वह होगा
संधि, है ना। दूसरा होगा समास, तीसरा होगा अलंकार, चौथा होगा छंद, पांचवा होगा वाक्य का शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध यहीं पे पढ़ाएंगे बेटा, इसलिए कि चूंकि ये टॉपिक व्याकरण का ही है। इसके बाद लोकितियां और उसके बाद मुहावरे और इसके बाद पार्ट 3 में आपको हम ये पढ़ाएंगे, इसको नोट कर लीजिए, गद्य, जो गद्य की प्रश्नोत्तरी होती है, गद्य की प्रश्नोत्तरी, इसकी चर्चा हम जो है पहले करेंगे। इसका जो है हम आपको एक बड़ा सा गद्य लिख करके, जो कक्षा 5 में आपको पढ़ते थे प्रश्न उत्तर निकालने का, वो टाइप का नहीं, ये कॉम्पिटिटिव टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे संधि, समास, अलंकार, छंद, लोकितियाँ, मुहावरा, यहाँ पे हिंदी का प्रश्नोत्तरी, ये आपको चीज़ें। अब देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा हम कहने वाले थे कि आखिर इसको ऐसे क्यों पढ़ाएंगे, तो बहुत खूबसूरत ऐसे नोट्स बनाना। इसके बाद जो है अगर हम हिंदी का प्रश्नोत्तरी बताएंगे, वर्ण विचार, वर्ण क्यों पढ़ा रहे हैं कि पहले कोई भी भाषा वर्ण में होती है, वर्ण के बाद फिर वो शब्द में होती है, फिर शब्द जब बनता है तो कई शब्द, जब कई शब्द होते हैं तो वह कल जाएगा, वाक्य बनेगा। देखो किसी क्रम में लिखा गया है, वर्ण विचार, शब्द, फिर क्या वाक्य, वाक्य का प्रकार, और उसके बाद जब वाक्य होगा तो इसमें जो है जो कर्ता होगा वह या तो संज्ञा होगा और या तो क्या सर्वनाम होगा, और जो संज्ञा या सर्वनाम होगा तो वह कर्ता होगा, और जो ये होगा यह क्या है, क्रिया होगी। तो जब क्रिया होगी तो अगर कर्ता का जो है कोई गुण बताए तो वह विशेषण होगा। इसी तरह से हमने रखा जो है, तो आप जो है इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको बेहतरीन ढंग से एक कायदे से जो है थोड़ा सा दिखा दें, इसको कायदे से जो है इसको नोट करके और कर दीजिए। यह चीज़ें हम आपको मोटी मोटा, बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 1 सप्ताह या मानकर चलो 2 सप्ताह के अंदर हम इसको जो है क्या कंप्लीट कर देंगे, और बहुत बेहतरीन, यकीन मानो इसकी पूरी हम गारंटी देंगे, 100% गारंटी देंगे कि आपका हिंदी का पॉइंट, जब इसको हम ख़त्म कर देंगे तब भाषा बोली और उसके बाद हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में कम से कम 1 सप्ताह का टाइम लगेगा, चूँकि हर चीज़, रचना वचना, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सब कुछ याद करवा देना है आपको, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा हुआ, आज के बाद कोई ब्रेक नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं बेटा, बहानेबाजी हम नहीं करते। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए एकदम उत्सुक रहते हैं। हमारे बच्चे रोड पे नहीं घूमते, विश्वास कर लो, आरके एक विश्वास का नाम है ना। तो जैसा होगा, जैसी बातें होंगी वो हमको ज़रूर जो है कमेंट में भेजिएगा, और यह उत्साहित होकर के कल से हम इसको जो है यहाँ से शुरू करते हैं। आज आपका कैसा लगा, इसको क्या डायरेक्ट हम पढ़ा देते तो अच्छा रहता, ठीक है, ठीक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।